आज का पाठ कलकत्ता, अरुण कमल कवि का नाम। पहले मैं बता दूं, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। काफ़ी गहरी रात में रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुत्ते हैं कि अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो आवाज़ बहुत ही शायद बुरी आएगी। कोशिश करते हैं। जाऊँगा, मैं जाऊँगा, कोलकाता जाऊँगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊँगा। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बायोस्कोप के भीतर था। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठकर गया। मैं वहाँ गालिब की पालकी में सजकर गया। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। इतना पास कोलकाता, वेट, इतना पास कोलकाता मस्तूल, हाँ, गंगा में समाया हुआ सागर का अवशेप, धरती में कंदमूल। मेरे घर से इतनी दूर कि रात को झलके वही तारा बन उड़हुल। इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पाँव से चला लाठी भर जगह छेकता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। लाल, हरी, पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए? इसी तेज रौ के बीच, इसी फूटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच, नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियां, सब कुछ थम। बस एक गति, पूरी पृथ्वी पर बस एक उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना। झूलते चूल, देह से टपकता जल, जो गति उसकी वही गति मेरी। बज उठी चारों तरफ फेरी। लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार, बार बार कोलकाता। पहला उदाहरण देखें तो कवि यहाँ पर इस बात की जिद लगाए हुए हैं। दरअसल ये जिद नहीं है, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। कह रहा है, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। उसका यह कहना उस बच्चे की तरह नहीं है जो किसी बात के लिए अड़ा हो, जिद कर रहा हो, बल्कि उसकी यह जिद उस बड़े इंसान की तरह है जो अपने मन में एक इच्छा पाले हुए हैं। मुझे वो उस जगह पर जाना अच्छा लगता है, उस जगह को मैं बहुत पसंद करता हूँ और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगा। और इसीलिए कवि के मन में ये धारणा पैदा हुई है या उसके मन में ये इच्छा है कि वह हर बार कोलकाता जाएगा। वो कोलकाता इसीलिए जाएगा क्योंकि वहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आप ध्यान से सोचें, गहरे बैठने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि वह जगह जहाँ से आपकी बचपन की यादें जुड़ी हों, वह जगह जहाँ पर आपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया हो, आप बड़े होते हैं, फिर वहाँ से हट आते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी जब आप उस शहर में वापस जाएं तो आपको पुराना समय याद आता है। आपको अपने पुराने समय की याद आने के चलते आपको हर बार इच्छा होती है, अगर आपका वो समय सुखद रहा हो तो आपको तो ज़रूर वहाँ जाने की इच्छा होगी। और आप सोचेंगे कि मैं अपने उन पुराने दिनों को याद करने के लिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा ताकि मुझे उस जगह का एहसास हो सके। इसलिए कवि कहता है कि बार बार 100 बार कोलकाता जाऊँगा। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर किसी का पुराना जो समय है, अतीत है, अच्छा ना बीता हो किसी शहर में, तो वहाँ उसे जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन कवि को ऐसा लगता है कि उसे कोलकाता जाना है क्योंकि उससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन कवि वहाँ जाना चाहता है क्योंकि शायद उससे उसकी वो यादें अच्छी थी। और दरअसल कहा भी जाता है कोलकाता वो सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता का अपना एक रहस्य है, हर शहर की तरह कोलकाता का अपना मिजाज है जिसे कवि परिचित था और इसीलिए कवि बार बार कोलकाता जाना चाहता है। कवि कह रहा है, अगला उदाहरण देखें। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से
जब बायोस्कोप के भीतर था। अब कलकत्ता, जिसका नाम बदलकर कोलकाता किया गया, पहला पहले कोलकाता का नाम कलकत्ता, गोविंदपुर, तरुणी, इन 3 शहरों को मिलाकर बनने तक था, जिसे अंग्रेज़ों ने ये कलकत्ता, कैलकाटा ये नाम दिया था। आगे चलकर जब पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता देवी ने या ममता बनर्जी ने ये नाम बदल करके बंगला भाषी या फिर बंगला का प्रभाव डालने के लिए उसे कलकत्ता से कोलकाता कह दिया या कोलकाता बनाने की पेशकश की, या कोलकाता बना ही दिया। ये जैसे सिर्फ यहाँ पर नहीं हुआ है, आप उदाहरण के तौर पर बम्बई को, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई, मैंगलोर को जैसे बंगलोर है, बेंगलोर, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो वैसे ही जब वो कलकत्ता था, कवि जब छोटा था तब उसे कलकत्ता कहा जाता था, लेकिन आज कवि दरअसल बूढ़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, तो इसीलिए अब उसका नाम बदलकर, जिस उम्र तक पहुंच गया, कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता हो चुका है। लेकिन कवि को पुराना मिजाज शहर का याद है, इसलिए कवि उन चीज़ों को याद करते हुए कहता है, मैं उसे तब से जानता हूँ, इस शहर को नाम बदलने से क्या हुआ, मैं उसे तब से जानता हूँ जब से वह बायोस्कोप के भीतर था। आप इस चीज़ को अगर खुद पर लागू करें तो आप सोचेंगे, आप इस चीज़ का एहसास करेंगे कि हर बच्चे का बचपन में एक नाम होता है, गुड्डू, लालू, मंटू, मिट्ठू, कुछ भी नाम होता है, लेकिन उसका, इसे कहते हैं बंगला में पोशाकी नाम, यानी पेट नेम, वैसा, मतलब जिसको बंगला में डाक नाम, पोशाकी नाम, अंग्रेज़ी में पेट नेम, घर में हमें बुलाने का नाम कह दिया जाता है। लेकिन एक नाम वो होता है जो हम स्कूल में या फिर कागजात में रखते हैं, अच्छा नाम। तो जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे हमें लगता है कि कोई हमें वो वैसे भद्दे नाम से ना पुकार करें, और हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छे नाम से जानें। इसलिए क्या होता है कि जब कभी हमारे दोस्तों के सामने या ऐसे लोगों के सामने जब हमारे अभिभावक जो होते हैं हमें ऐसे नामों से पुकारते हैं तो हमें बड़ी झिझक सी होती है, बहुत अजीब सा लगता है, और हमें लगता है कि वो हमें इस नाम से न पुकारा करें। लेकिन हम इस बात को नहीं समझना चाहते हैं कि आज आपका जो भी नाम है, बढ़िया नाम है, वो आज है, लेकिन आपके माता पिता आपको तब से जानते हैं या तब से आपको परवरिश कर रहे हैं जब आपका नाम कुछ और हुआ करता था। तो भले आज आप अपना नाम बदल के ये सोचें कि आपके लिए अहमियत बदल गई है या समय बदल गया है, लेकिन आपके माता पिता के लिए आप हमेशा वही वाले बच्चे रहेंगे, क्योंकि आपको उस समय से जानते हैं, आपका रिश्ता उस समय से जोड़ते हैं। इसलिए कभी भी इस चीज़ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जब कलकत्ता अपने शुरुआती दौर में था, तब से मैं उस कलकत्ता को जानता हूँ जो आज कोलकाता बन चुका है। तब से मैं उसे जानता हूँ जब वो एक प्रसिद्ध शहर, तो आज भी है, प्रसिद्ध शहर उस समय भी था, वो बायोस्कोप के भीतर हुआ करता था। अब बायोस्कोप क्या होता है, एक मशीन होती है, एक डब्बे नुमा एक मशीन होती है जिसमें कई सारे छिद्र बने हुए होते हैं, भीतर एक रोल लगा हुआ था, ऊपर एक हैंडल होता है, तस्वीर में आपको दिख रही होगी। तो वहाँ पर तस्वीर में आपको मशीन दिख रही होगी, तब वहाँ पर उसमें देखेंगे कि मशीन के भीतर जो है एक तरह का रील या फोटो घूमता रहता है या घुमाता रहता है ऊपर। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया। अब यहाँ पर देखने की बात है, कवि जब वहाँ पर गया था वो समय, उस समय औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जितने सारे बेरोजगार हुए लोग थे, जिन्हें, अब इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं कि दरअसल क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के औद्योगिकरण के चलते भारत की जो कृषि व्यवस्था थी वो डामाडोल हो रही थी, और सबको नील का विद्रोह याद होगा। तो नील विद्रोह का कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर लोगों की ज़मीनें हड़प ली थी किसी भी तरीके से, नकली कागजात बना करके उन पर जो जो दादन प्रथा थी वो लागू करके, या इस तरह का जो भी ऐसा काम था जिससे उन्होंने ज़मीन को ये कर लिया था, मतलब ज़मीन को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया था। और इस प्रकार क्या हुआ था कि ज़्यादातर लोग जो खेतीहर मज़दूर हुआ करते थे
या किसान हुआ करते थे, अब उनको अपना पेट पालने के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ रहा था। और कलकत्ते में उस समय और ऐसा भी था कि कलकत्ते में जूट जूट की बहुत सारी मिलें थी, तो लोगों को उसमें अपना व्यवसाय, लोगों को उसमें अपना पेट पालने के जो एक ब्राइट फ्यूचर होता है, एक जो उज्जवल भविष्य था, वो ज़्यादा दिखता था कि यहाँ पर काम करेंगे तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हालांकि एक बात सुन के आप लोग हंसी आएगी कि आज जो हम लोग सरकारी नौकरी को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, उस ज़माने में लोग सरकारी नौकरी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उस ज़माने में अगर किसी को ये ऑफ़र दिया जाता था, किसी को ये कहा जाता था कि ठीक है भाई, आप रेलवे में आ जाइए, रेलवे में जगह खाली है, और वहीं उसे दूसरी तरफ ये भी कहा जाता था कि एक मिल की एक जगह भी खाली है, मज़दूर की जगह खाली है, तो वो समय आदमी रेलवे की नौकरी को छोड़कर जो मिल की नौकरी में जाना पसंद करता था। सुनकर हंसी आने पर भी सच्चाई ये है कि रेलवे में पैसा बहुत कम था और मिल की नौकरी में पैसा ज़्यादा था। तो वहाँ पर सरकार बहादुर के रेलवे में जाने से ज़्यादा बेहतर लोग मिल में जाना पसंद करते थे, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा था और पेंशन वगैरह ये सब की सुविधाएं थी, इसलिए लोग यहीं पर जाना पसंद करते थे। तो कवि जब अपने बाबा, अब यहाँ पर ये जो बाबा शब्द है, उत्तर प्रदेश में दादाजी को भी बाबा कहते हैं, पिताजी को भी लोग बाबा कह लेते हैं। तो ये जो बाबा जो शब्द है, अगर बंगला जो भाषा है, और बाबा मतलब पिताजी होता है, और हिंदी जो भाषी जो लोग हैं वो बाबा को दोनों अर्थ में कहते हैं। बाबा यानी वृद्ध व्यक्ति। तो कवि जो है वहाँ अपने बाबा के कंधे पर बैठ कर गया। तो ये अब छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें अक्सर लोग क्या करते हैं, अब जैसे शहरों में लोग अपनी गोदी में उठाते हैं, लेकिन गांव में लोग क्या करते हैं कि बच्चों को अपने कंधों वगैरह पर बिठा लेते हैं। शहर में बिठाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बिठाते हैं, गांव में ज़्यादा बिठाते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर बच्चे जो हैं, वह कवि जो है जब बच्चा था वो अपने बाबा कंधे पर बैठ कर गया था। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूपी से सीधा कलकत्ता बाबा कंधे पर बैठ कर आया, नहीं। ये लोग पहले ट्रेन से आए और फिर वहाँ स्टेशन से निकलने के बाद ये लोग बाबा कंधे पर बैठ के गया। कवि कहता है, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया। अब यहाँ पर एक संदर्भ है कि पहले कलकत्ता में जितने सारे बड़े बड़े बाबू लोग थे, ये जब शाम को घूमने निकलते थे तो इनके पास बड़ा टीवी नुमा ट्रांजिस्टर यानी रेडियो हुआ करता था। और उस रेडियो में उस समय के जो प्रसिद्ध जो उर्दू के जो शायर थे या गज़ल गाने वाले थे, जिनका नाम था मिर्ज़ा गालिब, उनके गीत गूंजा करते थे रेडियो में। और बहुत से लोग जो रेडियो से परिचित भी नहीं थे, वो ये आवाज़ सुनकर बहुत ही हैरान हुआ करते थे कि रेडियो के अंदर से ये आदमी कौन बोल रहा है। सुनकर हंसी आएगी, लेकिन पहले ऐसा ही था। और आज जैसे लोग आईफोन दिखाकर अपना स्टेटस बताते हैं, उस ज़माने में लोग रेडियो दिखाकर अपना स्टेटस दिखाते थे कि देखो भाई हम कितने अमीर लोग हैं। तो ऐसे बाबू लोग जब क्या करते थे, शाम को पालकी में चढ़कर निकलते थे। तस्वीर में आपको दिख रही होगी, कुछ पालकी तस्वीरें हैं। आप अगर आप किताब के चित्र पर नज़र डालें तो वहाँ भी आपको दो पालकियाँ दिखेंगी। तो ऐसे बाबू लोग जब पालकी में बैठकर निकलते थे तो उनके बगल में रखा होता था ट्रांजिस्टर। शाम को जब विविध भारती जो है या फिर प्रसार भारती जो है, जो या कलकत्ता का जो रेडियो स्टेशन हैं, वहाँ से जब मिर्ज़ा गालिब का जब संगीत प्रसारित किया जाता था, तब वही संगीत जो हवा में जो घुलता था, उसी की ओर इशारा करते हुए कवि ने कहा है, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया। कवि कहता है, जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, यानी कवि के गांव से जब पहला टोल यानी पहला समूह गया चटकल मजदूरों का, ऐसे मजदूर जो काम करने जा रहे थे। चटकल, चटकल में दो शब्द है, एक है चट, चट यानी बोरा, बोरा वो जूट की थैली होती है जिसमें सामान भरा जाता है, पैकिंग किया जाता है। कल यानी मशीन, यानी ऐसी मशीन जो जूट के बोरे का निर्माण करती है। ऐसी मशीन या ऐसे मशीन जहाँ पर लगी रहती है उसे चटकल, उन कारखानों को चटकल कहा जाता था। तो सबसे पहले जब गांव से जब मजदूर चटकल कारखानों में गया तो सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। कवि कहता है कि जब वो बाबा कंधे पर बैठा हुआ था तो बाबा के कंधे पर तो कवि था और कवि के कंधे पर था सत्तू की
मतलब कवि के कंधे पर थी सत्तू की पोटली या गठरी। तो पोटली और गठरी में एक छोटा सा फर्क मैं बता दूं। गठरी होती है बड़ी, पोटली होती है छोटी। लेकिन चूंकि छोटा बच्चा है, उसके लिए पोटली भी गठरी के समान बड़ी थी। और गांव के लोग उस समय क्या आज भी जब कहीं जाते हैं जहाँ पर खाने पीने की अधिक व्यवस्था नहीं होती है, आज तो जगह जगह होटल वगैरह खुल गए हैं, तो लोगों के अपने साथ टिफिन लेकर चलने का रिवाज ही बंद हो गया है। और नहीं तो अभी जब लोग परिवार के साथ निकलते हैं तो अपना खाना वगैरह बनवा कर ही निकलते हैं। नहीं तो पहले जब भी निकलते थे तो अपने साथ सत्तू ले लिया करते थे। गांव के लोग जब भी निकलते थे तो सत्तू, नमक और प्याज मिर्च रख लिया तो रख लिया। इतना होता था, लोटा होता था, रस्सी होती थी, कंबल होता था। ये कुछ चीज़ें होती थी जिसको लेकर लोग निकलते थे। तो सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। अब सत्तू को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि सत्तू जो है आप घोल कर भी पी सकते हैं, उसको थोड़ा कड़ा करके सान कर उसको जिसे बोलते हैं लोई बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर आप उसको फाँक भी सकते हैं सूखा सूखा। तो सत्तू ऐसा चीज़ है जो एक बार पेट में जाए तो बहुत देर तक रहता है। इसीलिए गांव के लोग सत्तू बहुत पसंद करते हैं। और उनको लगता है कि भाई ये ऐसे खाने से आप कहीं पर रहें, सत्तू लेकर आप निकल जाएं, सत्तू की पोटली लेकर, कोई समस्या नहीं है, चलते रहें। कवि का जो रूट है, यानी कवि का जो रास्ता था, कवि कहता है कि सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। महिषादल वो जगह है जहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। तो सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। कवि कहता है, अच्छा, कलकत्ते की अपनी एक शोभा है, हावड़ा स्टेशन की भी अपनी एक शोभा है। और सबसे पहली बात कि हावड़ा से जब आप निकलें तो आपको दिखेगा हावड़ा का पुल, ब्रिज। और सुबह के वक्त अगर आप उस पुल की तरफ देखें, क्योंकि सूरज उधर ही जब उगता है तो उसकी रोशनी जब पुल के जब खंभों पर लगती है तो चमकता है, तो उसे देखकर कुछ ऐसा कवि को एहसास हुआ। अब वो कवि कहने जा रहा है। कवि कहता है, अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। एक चीज़ गौर करने की बात है कि कवि क्या है, कवि बच्चा है। ये कवि अभी बड़ा है जो अपने बचपन को याद करके ये सारी बातें कर रहा है। तो कवि उस वक्त बच्चा था। तो ये हावड़ा का जो पुल है उसे एक बहुत बड़े जहाज की तरह लगा, और उसने हावड़ा पुल के जो बड़े बड़े खंभे हैं उसको मस्तूल का नाम दे दिया। मस्तूल क्या होता है? नाव के बीचों बीच जो एक छड़ी होती है, छड़ी उसको कहना गलत होगा, बड़ी नाव के बीचों बीच जो एक लंबी खंभे जैसी जो रचना होती है, या फिर लकड़ी का तना जैसा हिस्सा होता है, जिस पर कपड़े की, मतलब मोटे कपड़े की चादर से जो पाल बनाया हुआ था, जिसमें हवा लगने से वो नाव चलती है। आज तो सब जेट स्टीमर वगैरह हो गए हैं। अगर आज भी हम विदेशों के नावों पर नज़र डालें तो हमें आज भी पाल वाली नावें दिख जाएंगी। तो वो पुरानी नावें हैं। तो वैसे नाव पर कपड़े बांधकर उससे जब जहाज़ को चलाया जाता था तो उस चीज़ को कहते थे मस्तूल। मस्तूल जिसमें ये लगा होता है, कपड़ा लगा होता है, जिसके सहारे नाव चलती है। और मस्तूल के ऊपरी हिस्से में अगर कोई राजा वगैरह का नाव है या कोई जहाज़ है तो उस देश के हिसाब से वहाँ पर झंडा भी लगा रहता था। देश, संगठन या समूह के हिस्सा, या आ, जिसको बोलते हैं हम गोष्ठ के हिसाब से, कहते हैं गोत्र के हिसाब, गोत्र नहीं, गोष्ठ के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से। कवि कहता है, अगली लाइन, अगली पंक्ति, कवि कहता है, इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवशेप, धरती में कंदमूल, मेरे घर से इतनी दूर कि रात को झलके वही तारा बन उड़हुल। कवि कहता है, अब बीच में हुगली नदी है, इस साइड हावड़ा, दूसरे साइड कोलकाता, बीच में हुगली नदी, और हुगली नदी के दोनों किनारों पर है जूट की मिलें। तो कवि इसमें से किसी एक जूट की मिल में था, और जूट के मिल के क्वार्टर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों ने, लोगों ने एक हर जगह एक परिकल्पना बनाई थी, हर जगह एक ही फॉर्मेट बनाया था कि जहाँ पर कारखाने होंगे उसके अगल बगल ही लोगों के क्वार्टर होंगे, ज़्यादा दूर नहीं, अब बहुत ज़्यादा करीब नहीं, उसके अगल बगल लोगों के क्वार्टर होंगे,
ताकि जल्दी से, जैसे ही ड्यूटी टाइम होता है, ड्यूटी टाइम शुरू होता है, वहाँ से वो लोग जल्दी जल्दी अपने उस कार्यस्थल पहुँच सकें। और वहाँ से अक्सर लोगों को कारखाने की चिमनी वगैरह दिखती है, और चिमनी पर होती है लाल बत्ती। अगर आप लोगों ने कुमारग्राम टी गार्डन के उस बत्ती को देखी होगी जो चिमनी पर रात को जलती है, तो आपको वो बात समझ में आएगी कि चिमनी पर क्या होती है, लाल रंग की बत्ती होती है। और वो लाल रंग की बत्ती जब रात को चमकती है तो ऐसा लगता है कभी को कि वो कोई बत्ती नहीं बल्कि एक तारा है। और जो उड़हुल, जवा फूल यानी उड़हुल के रंग का, लाल रंग का है। कवि कहता है कि कोलकाता इतना पास है और गंगा में समाया हुआ सागर का अवशेप की तरह लगता है। दरअसल ये क्या है, ये वो हिस्सा है जहाँ से गंगा अपना डेल्टा बनाना शुरू करती है। दरअसल ये कलकत्ते से लेकर सुंदरवन तक का इलाका पूरा डेल्टा हिस्से में आता है, जहाँ पर गंगा नदी अपना जो भी अवशेप है सब सागर में जमा कर रही है। तो दरअसल ये हुगली नदी का ये हिस्सा है या कलकत्ते का ये हिस्सा है, ये सब जो है वो डेल्टा का ही हिस्सा है जो अवशेप जमते जमते बना है। अब इसको दूसरे अर्थ में कहें तो कवि कहता है जिस प्रकार इस अवशेप से बना हुआ ये जो भूमि का टुकड़ा है, ये जो जगह है, ये ऐसा लगता है इतना बगल में है जैसे धरती में कंद मूल होता है, जैसे धरती में जड़ें होती हैं, तो धरती के साथ मिली हुई हैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी अलग हैं। अलग होते हुए भी उसके इतने करीब हैं कि समझ नहीं आता। कवि कहता है कि गंगा में समाया हुआ है ये सागर का अवशेप, और धरती और कंद के बीच में जितनी गैप होती है, जितनी दूरी होती है, उतना ही दूर है। कहने का मतलब बिल्कुल करीब है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। कवि का कहने का अर्थ बस यही है कि इतना पास है जैसे धरती में कंद हो या सागर का अवशेप नदी में हो, बस इतना करीब है। और कवि कहता है मेरे घर से इतनी दूर, एक हिसाब से करीब है, लेकिन कवि तो खैर इंसान है और वो उसके दूरी के अपने मापने के साधन है। तो कवि कहता है कि उसके घर से वो जब चिमनी की रोशनी जब दिखती है कि रात को वो जलने वाली जो बत्ती है वो सितारे की तरह लगता है। तो कवि कहता है इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पाँव से चला लाठी पर जगह छेकता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। कवि का बाल मन जब कलकत्ते में घूमता है तो वो देखता है कलकत्ते की वो चीज़ जो आज तक लोगों को उसको पुरानी चीज़ों में नॉस्टैल्जिया का एक हिस्सा मानते हैं, और आज भी वो है। नॉस्टैल्जिया जो मैंने कहा, दरअसल नॉस्टैल्जिया शब्द का अर्थ होता है पुरानी जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई यादों को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो कवि कहता है कि सबसे पहले जब वो कोलकाता में ट्राम को देखता है तो उसे इतना प्यारा लगता है कि लगता है जैसे कोई हाथी गन्ना चूस रहा हो। उसका आकार प्रकार हाथी के समान बड़ा था। कवि उस इलाके से था जहाँ पर जंगल वगैरह हैं, तो जंगली जानवर उसने देखे हैं। तो हाथी को जैसे उसने तुलना किया है इस ट्राम से, वह वाकई बहुत सुनने में प्यारा लगता है। तो जिस प्रकार उसने कवि ने हाथी को गन्ने चूसता हुआ देखा हो, तो वैसे ही वो दमकल, जैसे जो ट्राम है, ट्राम दमकल की तरह आवाज़ करता है। क्योंकि शहरों में जो रहे हैं उनको पता होगा, या कभी आग लगने की कोई घटना आपके जीवन में घटी हो तो आपको पता चली होगी कि जब दमकल की गाड़ी दौड़ती है तो घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते दौड़ती है। तो वैसे ही जब ट्राम भी जब पटरी पर दौड़ती है तो उसका जो कंडक्टर होता है यात्रियों को उतारने के लिए घंटी का सहारा लेता है, जो उसके गाड़ी के साथ साथ बंधी होती है। वो रस्सी खींचता है, घंटी बजती है, ड्राइवर गाड़ी को धीमी करता है और लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं। तो कवि कहता है, और साथ ही ट्राम के ऊपरी हिस्से पर जो लकड़ी, जो रॉड जो लगे होते हैं, जो छड़ें लगी होती हैं, जो बिजली के तारों से जुड़ी हुई होती हैं, उसे कवि गन्ने का प्रारूप या उसका आकार समझ को ऐसा कह रहा है। तो कवि कहता है उसे इतना प्यारा लगता है जैसे कोई हाथी है गन्ना चूसता चूसता हुआ दमकल की घंटी बजाता हुआ दौड़ रहा है। कवि कहता है अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर, अब कवि
अपने गांव को भी याद करता है, यानी गांव के खालीपन को भी याद करता है, और शहर के इस भीड़ भाड़ को देखते हुए उस खालीपन से इस भीड़ भाड़ की तुलना करता हुआ कहता है, अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पाँव से चला लाठी भर जगह छेकता हूँ। कहने का मतलब है कि वह कवि जिसको एक बार चलने के लिए सोचना नहीं पड़ता था कि पाँव मैं यहाँ रखूँ कि वहाँ रखूँ, इतनी जगह थी खेत खलिहान का पाँव से चला हुआ। जब वो वही कलकत्ता की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पैर रखता है तब उसे सोच कर चलना पड़ता है कि इधर फुटपाथ है, इधर सामान रखा हुआ है, इधर गड्ढा है, इधर फुटपाथ है, यानी फुटपाथ पर फैले हुए सामान हैं जो विक्रेता वहाँ बैठते हैं फुटपाथ पर अपना बाज़ार लगा करके, कि उनके सामान पर पैर ना पड़ जाए। कहीं कोई आदमी जो जा रहा है उसके मेरे सामने, उसके सामने या आग उसके या उसके पीछे, उसके साइड, दोनों साइड जो लोग चलें कि उनके पैरों पर पैर ना पड़ जाए, किसी सामान पर ना पैर आ जाए, किसी कूड़े वगैरह पर पैर ना आ जाए, क्योंकि रास्ते के बगल में भी कई बार कूड़ा जमा किया हुआ होता है, और भी कई सारी चीज़ें। तो कवि कहता है कि इन सारी चीज़ों का हिसाब रखते हुए, जबकि गांव में जब वो चलता था तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी पड़ती थी, तो कवि कहता है कि खेत खलिहान के पाँव से चला हुआ वही पाँव जो कभी खेत खलिहान में बहुत ही फैल फैल कर चला करने के अभ्यस्त थे, मतलब जगह काफ़ी जगह है, जितना मर्जी उतना पैर फैला कर चलो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन जब वो वहीं शहर में उसी पैर से चल रहा है, वो पैर जो खाली जगह पर चलने के अभ्यस्त हैं, अब इस घनी जगह में, अब इस कम जगह वाली ऐसी सड़कों पर चलने के वो आदी नहीं है, वो अपने आप को बड़ा असहज सा महसूस करते हैं। कुछ ऐसा कि अगर आप अपने पैरों में पहली बार अगर जूता बांधते हैं, ऐसा जूता जो आपने पहले कभी नहीं बांधा या आपको कभी जूता पहनने की आदत हो ही नहीं, तो सबसे पहले आपको पैरों को जैसे अटपटा लगता है वैसा ही अटपटा कभी कभी लग रहा है कि जिस पैर से वो खेत खलिहान में चला करता था, बिल्कुल आराम से चला करता था, बिना किसी सोच के चला करता था कि किसका पैर कुचलेगा, किसका सामान कुचल जाएगा, कूड़े में पैर चला जाएगा, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज यहाँ ये सब सोचना पड़ रहा है और वो लग रहा है, उसे लगता है कि ये कैसी जगह है, या फिर यहाँ कितना सोच समझ कर चलना पड़ता है। कवि कहता है न सिर्फ वो चल रहा है बल्कि चलते चलते बाकी सभी को देखता है। गांव में जहाँ पर हर एक आदमी के पास थोड़ा सा तो वक्त होता ही है पूछने के लिए कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे, वगैरह वगैरह, क्या काम है। शहर में आकर उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग अपने आप में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, किसी को किसी के बारे में पूछने की ज़रूरत क्या, पूछने का समय भी नहीं है। कवि सोचता है, कवि कहता है, एक बार मैं फिर ढूंढता हूँ, एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति, दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। इतने सारे लोग शहर में, लाखों लोग, सब अपना अपना काम करने में व्यस्त। कोई जूते सिल रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई कपड़े इस्त्री कर रहा है, कोई सड़क पर ठेला लगा रहा है, कोई माल खींच कर ले जा रहा है। तरह तरह के काम करते लोग, छोटे छोटे बच्चे भी हैं काम कर रहे हैं। ये जितने सारे लोग जो काम करते हैं उन सब के बीच में ये बच्चा कवि जो अभी कुछ काम कर नहीं रहा है, अपने दादा के साथ, अपने बाबा के साथ आया है। तो जब वो शहर में घूम रहा है तो उन सब के बीच में घूमते घूमते, अगर आपको वो फिल्म याद होगी, फिल्म का नाम है तारे ज़मीन पर, उसमें देखिए ईशान अवस्थी जो है वो जब सड़कों पर मारा मारा घूम रहा है, मारा मारा घूम रहा मतलब उसने पूरा क्लास बंक किया है और सड़कों पर घूम रहा है सज़ा से बचने के लिए, टीचर की पढ़ाई से बचने के लिए। तो जिस प्रकार वो बिल्कुल सबको देखता है अपनी रॉ में चलते हुए, अपने काम में मगन, तो बहुत हैरान होता है। तो वही कवि कहता है कि एक बार मैं फिर ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति। अब यहाँ पर अपनी चाल, अपनी गति को अभी मैं और थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक और पंक्ति आ रही है। दुनिया की समस्त गतियों के मध्य जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी अपने अपने काम करने की गति है। उस काम करने की गति के बीच में कवि अपनी जगह ढूंढ रहा है कि मेरी जगह इसमें कहाँ है। मेरी जगह यानी कवि कहता है, मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता
छंद शब्द पर गौर करें। ये जो छंद शब्द है, छंद का मतलब होता है, अब छंद और लय। छंद का मतलब होता है किसी एक रिदम में, किसी एक उसको क्या कहते हैं, किसी एक प्रकार में ढल जाना, या किसी एक लय से चलना। अगर आप छंद लय को एक साथ समझें, हालांकि दोनों अलग है, लेकिन अभी के लिए हम दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे हम गीत गाते हैं, तो जैसे जैसे ये, अब उसको किसी नृत्यक को, किसी डांसर को समझ लीजिए। जैसे कि गाना बज रहा है, जैसे आप लोग स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, गाना बज रहा है, लेकिन गाना बजने के साथ जो डांसर है, गाने की बीट के साथ अपने डांस के मूव्स को मिलाता है, अपनी नृत्य शैली को मिलाता है। वैसे ही लोग भी जब काम करते हैं तो अपने मन में एक लय बना लेते हैं, उस लय के हिसाब से हाथ या पैर चलाते हैं, अपना काम करते हैं। तो वो उसका एक अ, छंद है, एक लय है। कवि कहता है कि मेट्रो ट्राम से लेकर, यानी मेट्रो के चलने का अपना एक छंद है, अपनी एक लय है। हाथ रिक्शे को घुमाने वाले जो लोग हैं, गाड़ीवान हैं, वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। हालांकि गाड़ीवान कहना गलत होगा, गाड़ीवान होता है जो बैलगाड़ी जो चलाते हैं उनको, और हाथ रिक्शे तो रिक्शा वाला। तो हाथ रिक्शा जिसको आपने नहीं देखा होगा, कलकत्ते की पुरानी चीज़ों में से एक है हाथ रिक्शा। हालांकि देखने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हाथ रिक्शा जो चलाने वाले जो लोग हैं, वो मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को गाड़ी पर खींच रहा है, देखने में ख़राब लगता है। आज तक इंसान ये काम जानवरों से कराता आया था, लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान को खींचता हुआ दौड़ता है तो देखने में बुरा तो लगता है। लेकिन ये कलकत्ते में बहुत से लोगों की आजीविका है, बहुत से लोग ऐसे करके अपना पेट पालते हैं। और एक बार लोगों ने इसे बहुत अमानवीय कहा था, और फिर ये तय भी हुआ था कि इसे बंद करा दिया जाएगा। लेकिन आखिर में इस चीज़ पर विचार करके कि इस पर लोगों का मतलब लोगों की जीविका निर्भर है, तो आखिरकार इसे बंद नहीं किया गया। लेकिन सही बात है कि कलकत्ता के अगल बगल की जो पतली पतली गलियां हैं, वहाँ पर ये जो रिक्शा है बहुत काम आती है, क्योंकि उतनी पतली पतली गलियों में चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ लेकर नहीं जा सकती। और वहाँ पर ये गाड़ियाँ न सिर्फ तेज़ी से जाती हैं, बल्कि एक आदमी दो आदमी के लायक सामान ले जाने में बिल्कुल सक्षम है। तो और ये बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेती है, इसलिए ये बहुत पुरानी चीज़ अभी तक चलती आ रही है। कवि कहता है कि वो लोग जो हाथ रिक्शा जो चलाते हैं, उनका भी अपना एक छंद है। इन समस्त लोगों के काम करने के छंद के मध्य, इन सभी लोगों के काम करने के लय और छंद, इन दोनों के मिले हुए रूप को मतलब कहते हैं कि काम करने के बीच में भी वो अपना जो चलने का, या फिर इनके बीच में अपना अस्तित्व खोज रहा है कि मैं इसमें कहाँ हूँ, मैं इनमें फिट बैठता हूँ, इन्हें बैठता हूँ। ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं ही इसमें ऐसा लग रहा हूँ कि मैं इधर बेकार खड़ा हूँ या बेकार घूम रहा हूँ। मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वो जगह ढूंढ रहा हूँ। वो बेसहारा अपने आप को कह रहा है, क्योंकि शहर में अभी अभी इस वक्त वो अकेला घूम रहा है। कवि कहता, मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर हूँ, राहगीर मुसाफिर वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। गांव में रहने वाले भी जानते हैं कि चौरस्ता क्या होता है। चौरस्ता, जिसको हम लोग वहाँ पर अपनी भाषा में चौपथी कहते हैं। चौरस्ता वो रास्ता जहाँ से, वो मोड़ जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं, जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। अब गांव में तो नहीं है, लेकिन शहरों में ये चीज़ है कि हर वो क्रॉसिंग जहाँ से रास्ते क्रॉसिंग करके निकलते हैं या फिर एक दूसरे काटते हुए निकलते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती है, वहाँ पर बत्ती लगी होती है, और वहाँ पर लाल हरी पीली बत्ती जलती है। जो लोग अभ्यस्त है शहरों में रहने के, उन्हें पता है कि लाल बत्ती पर चलना है या रुकना है, हरी बत्ती पर रुकना है या पीली बत्ती पर चलना है, ये सब उन्हें पता है, ये सारे संकेत उन्हें पता है। लेकिन गांव के लोग इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए नहीं होती है। तो कवि के लिए भी ये चीज़ नहीं है, तो कवि नहीं समझ पाता कि लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए, इसी तेज रहो। अब ट्रैफिक लाइट में पहले क्या होता था कि बत्तियां जला करती थी, छोटे छोटे जो या बड़े बड़े जो डूम हुआ करते थे, उसके सामने रंगीन कांच लगा करके वैसे जला करता था। लेकिन अब क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स में छोटी छोटी जो एलईडी बल्ब होती हैं, वो एक साथ सजाकर जलाई गई होती हैं। ये एलईडी बल्ब कलर के हिसाब से जलती हैं।
तो और उसकी रोशनी इतनी तेज़ होती है कि कवि उस तेज रोशनी को खून का प्रतीक मान के या खून की रोशनी जैसे मान करके कहता है कि इसी तेज रौ यानी रोशनी, इसी तेज रौ के बीच इसी फूटते नक्सीर, नक्सीर उस अवस्था को कहते हैं जब किसी आदमी या बच्चे की नाक में से अचानक से खून निकल आता है। कहने का मतलब है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली हालत में या मानसिक तनाव की हालत में अक्सर क्या होता है कि नाक से खून निकलने या नस फटने की शिकायत हो जाती है। तो कवि कहता है इसी फूटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा, कवि नहीं दौड़ रहा है, कवि अपनी तुलना उस बच्चे से कर रहा है, उस आदिवासी बच्चे से कर रहा है जो नृपेंद्र चक्रवर्ती बंगला साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता में वर्णित उस बच्चे के बारे में अपना विचार रखता हुआ कहता है कि मैं उस बच्चे की तरह अपने आप को महसूस कर रहा हूँ या उसकी तरह मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ जो एक दिन रात के 10 बजे चौरंगी, कलकत्ता का एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बीच चौरंगी पर दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, सब कुछ थम। यहाँ दो कंडीशंस हैं, यहाँ पर दो तरह की अवस्थाएं हमें दिख रही हैं। नंबर एक, बच्चा सड़क पर दौड़ा, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होते हुए आँखों से या उसने देखा है या लोगों ने देखा है आखिरी दृश्य कि एक्सीडेंट होने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और लोगों की आंख में वो दृश्य छप गया जब बच्चा जो है मर गया है या मर रहा है और सारी दुनिया थम सी गई है शौक के मारे। शौक मतलब वो शौक मतलब वो अपना हॉबी नहीं, शौक मतलब एक घटना, एक सदमे के मतलब एक सदमे के कारण। तो कवि क्या होता है, कवि वही बोल रहा है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, सब कुछ थम, बस एक गति, बच्चा जो चौरंगी के रास्ते पर दौड़ा है और दोनों तरफ की जो सारी गतियाँ हैं सब कुछ रुक गई हैं, या तो रुक गई या फिर बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना। लोगों के जेहन में क्या याद रहा, लोगों के आंखों में याद रहा बस एक चीज़ कि बच्चा, वो जो नंगा आदिवासी बच्चा है वो दौड़ रहा है, बस एक गति, यही उसकी गति, बाकी सारे लोग रुके हुए हैं। मैंने पहले ही कहा ये मरने का दृश्य भी हो सकता है, या तो बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है या फिर लोग अपनी आंखों में इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आप दोनों में से किसी को लिखें, दोनों ही सही होगा। कवि कहता है उस बच्चे की हालत कैसे थी, कवि कहता है उस बच्चे के बाल गीले थे, लंबे थे, लटक रहे थे, झूलते चूल, देह से टपकता जल, शायद वो कहीं से नहा कर आया था या कोई भी कारण है उसके शरीर पर पानी था या पसीना था, देह से टपकता जल, झूलते चूल। कवि कहता है, कवि अपने आप को उस असमंजस की हालत में पाता है। कवि कहता है कि जो गति उसकी वही गति मेरी, आ गया फिर ड्यूटी बजाने, जो गति उसकी वही गति मेरी, बज उठी चारों तरफ भेरी। कवि कहता है कि उस बच्चे की जो हालत थी वही हालत आज मेरी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है सामने युद्ध का मैदान हो और भेरी बज रही हो। जिन्हें भेरी का नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि पहले पुराने ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थीं तो लड़ाई शुरू करने से पहले संकेत रूप में एक बहुत बड़ा एक ट्रम्प, एक बहुत बड़ा बाजा बजाया जाता था, उसे भेरी कहते हैं। तस्वीर में देखेंगे। इसलिए कवि कहता है कि ये सारी चीज़ें उसे बहुत याद आती हैं और कवि कहता है कि लंदन, पेइचिंग, लंदन इंग्लैंड का शहर, पेइचिंग, पेइचिंग जिसको पिकिंग भी कहते हैं, चीन का शहर, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर, ये विश्व के बड़े बड़े महानगर हैं। लंदन, पेइचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, भले यहाँ पर मैं एक बार गया हूँ या एक बार जाने लायक है, लेकिन कोलकाता बार बार जाने लायक है। कोलकाता बार बार, बार बार कोलकाता। शुक्रिया।